हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी जो टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होने के साथ हमारा इंडियन पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत के जो पार्ट 1 है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो लास्ट चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले ये बेसिक चीज़ें अपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे काम करती है, क्या-क्या चीज़ें रहती है उसके अंदर, ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज बेसिक स्ट्रक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इमर्जेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर इमर्ज हुई, और जेनेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से जेनेसिस हुआ है, मतलब एक के बाद एक क्या-क्या होने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर उभर कर आती है, कौन-कौन सी केसेस में क्या-क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऐड होते गए हैं, और एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टोटल 20 एलिमेंट्स है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं एक टेबल के फॉर्मेट में उसको दे दूँगी आपको, और कौन सी केस के अंदर कौन सी ईयर में क्या-क्या एलिमेंट्स ऐड हुए हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, वो भी टेबल के फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर की क्या-क्या क्रिटिसिज्म है ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, और वहाँ पे हमारे जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो छोड़ के हमें जा रही थी, और हमें अपने आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसी वजह से इवोल्यूशन धीरे-धीरे ये 1 साल में नहीं हुआ, या फिर 1 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए ना बहुत दिन लगा था। लगभग 2 साल, ढाई साल लगे थे। बहुत सारे लोग, लगभग 2000 बहुत मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, जो कि एमिनेंट स्कॉलर्स थे, एक्सपर्ट्स थे और जजेस थे। तो उनका एक बहुत ही उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि तब ना हमारा सोसाइटी बहुत ही डिफरेंट था। बहुत लोग पुअर थे, और काम वगैरह कुछ नहीं था। सोसाइटी में बहुत ही इनइक्वालिटीज़ थी, बहुत ही सुपरस्टिशंस थी। वुमेन के ऊपर टर्चर हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, बच्चों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, एजुकेशन के नाम कुछ भी नहीं था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी सोसाइटी में, और उसको ध्यान में रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कि हमें आगे लेकर जाएगी, हमें जो पुअर स्टाटस हमें आ गया था हमारा कंट्री का, एक उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट से पहले तो हमारा कंट्री बहुत ही रिच था, लेकिन उन्होंने शोषण करके सब कुछ ले गए हमसे, और हमें बहुत ही ख़राब कंडीशन में छोड़ के चले गए। तो धीरे धीरे करके हमें इवोल्यूशन कराते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को हम इतने देर तक लेकर आए हैं, इतने दूर लेकर आए हैं। मतलब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो तब उनके दिमाग में कितने सारी चीज़ें आए होंगे कि आगे चलकर क्या-क्या हमारे इंडिया में चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह से हमारे इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आगे बढ़ सकती है। तो सब कुछ उन्होंने पहले से ही सोच समझ कर, सबका डिसीज़न लेके, सबके साथ डिस्कशन करके, धीरे-धीरे इवोल्यूशन करके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक आई है। ठीक है? जिस तरह से हमारा सोसाइटी बढ़ते हुए चली आ रही है, उसी तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रो कर रही है। तो इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्योंकि वो ग्रो करता है, ठीक है? सोसाइटी के चेंजेस, सोसाइटी की सर्कमस्टांसेस एंड सोसाइटी की नीड के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो करती आ रही है टाइम टू टाइम, ठीक है? तो पार्लियामेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कैन अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन। पार्लियामेंट के पास इस तरह की एक पावर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जो कि एडिशन कर सकती है। कुछ हमारे जो भी लॉ बने उसको अल्टर कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है और रिपील कर सकती है। कोई भी प्रोविजंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, क्योंकि देखिए कुछ अगर लॉज़ बन जाती है, हाँ माना, हालाँकि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हाउसेस में जितने मेजॉरिटी मेंबर्स होते हैं उनके कंसेंट से लॉज़ बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंट, हमारी सोसाइटी इतना डाइवर्स है, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस एंड हमारे जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सबका हर एक चीज़ों में डाइवर्सिटी है। तो एक लॉज़ वो जो बनता है ना,
वो लॉज हो सकता है एक स्टेट में ठीक से काम करता हो, एक स्टेट में वो फेवरेबल नहीं होता। तो इसी वजह से ना मास को देखकर लॉज बनता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी लॉज अगर बन जाती है, जैसे कि लास्ट बार आई थी फार्म लॉज, और बहुत सारे लोगों किसान के फेवर में वो नहीं गया, तो इसी वजह से उसको रिपील करना पड़ा। उसी तरह से हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि किस तरह से जो लॉज बनता है उसमें अमेंडमेंट चाहिए या फिर रिपील होना चाहिए या फिर कुछ वेरिएशन होनी चाहिए या फिर कुछ एडिशन होनी चाहिए, ये बात को ध्यान में रखा जाता है। तो पार्लियामेंट हमारा ऐसी एक हाउस है तो जहाँ पे एक हमारा था केशवानंद भारती केस। आप लोगों को पता होगा केशवानंद भारती केस के बारे में, हम पढ़े हैं बहुत बार, जितने सारे फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़े थे, डीपीएसपी में भी पढ़े थे। तो ये एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है जिससे पहले पार्लियामेंट के पास इतने सारे ताकत होते थे, तो पूछो मत। पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, ऐड कर सकती है, रिपील कर सकती है, जुडिशियल रिव्यूज़ को मतलब जुडिशियल रिव्यू भी टाल सकती है, तो कुछ कुछ भी उसके पास वो आर्बिट्ररी पावर होती थी। लेकिन केशवानंद भारती केस एक ऐसी केस बनकर आई एक टाइम पे, जहाँ पे पार्लियामेंट के पावर के ऊपर, आर्बिट्ररी पावर के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया गया कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके ऊपर पार्लियामेंट का पावर मतलब कंट्रोल पावर हो। ठीक है? जो अनकंट्रोल पावर थी ना उसके ऊपर, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और उस कंट्रोल जो करेगा उसको डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो पार्लियामेंट के पावर के ऊपर लिमिटेशंस लगाती है। ठीक है? पार्लियामेंट को अपने आर्बिट्ररी पावर की यूज़ करने से रोकती है कि भाई तुम इस जगह पर ना अपने मनमानी नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, आधार है, तो इसका आप हनन नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वही है। अगर हम इसके रूट कॉज में जाए तो आप लोग इसका रूट कॉज होता है आर्टिकल 31 बी एंड 9 शेड्यूल। कैसे रूट कॉज होगा? इसका रूट कॉज ऐसा है, तो हम बेस में जाता है, उसके रूट कॉज में जाते हैं वो किस तरह से ऐसा काम हुआ। देखिए, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर उभर कर आई ना, उसका मेन बेस रूट हुआ है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट, उसके बाद आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। ठीक है? ये उसका रूट कॉज है। जब हमारे 1950 में हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ना फंडामेंटल राइट को दे दिया, सिटीजन को फंडामेंटल राइट एक ऑफर के हिसाब से दे दिया कि सबका राइट है, सिटीजन की राइट है, वो फंडामेंटल वो इसको एंजॉय कर सके, अपने राइट को एंजॉय कर सके। लेकिन जब धीरे-धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा, सोसाइटी बढ़ा, तो कुछ चेंजेस नज़र आए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि नहीं, कुछ ऐसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होनी चाहिए स्टेट के पास जिसको बेस करके स्टेट को लॉज़ बनानी होगी, रूल्स बनानी होगी अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स होना ज़रूरी नहीं है। लोगों के पास कुछ मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि तब ना सोसाइटी में बहुत सारे एलिमेंट्स चल रहे थे, जैसे कि अनइक्वालिटी हो गया या फिर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड एजुकेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि है लैंड रिफॉर्म को लेकर। लैंड रिफॉर्म को लेकर क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम इतने ज़ोर से वहाँ पे तगड़ा काम कर रही थी ना, लोग को शोषण हो रहा था, लोग टॉर्चर हो रहे थे वहाँ पे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो ज़मींदारी सिस्टम को उठाना भी एक ज़िम्मेदार बन गया था गवर्नमेंट के लिए। इसी वजह से उन्होंने 39 बी, 39 क्योंकि 39 बी, 39 सी जब थी डीपीएसपी में, तो गवर्नमेंट को लग रहा था कि वेल्थ को ना कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी हमारा सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। अगर वेल्थ कंसंट्रेट हो जाएगा तो लोग सोसाइटी का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से 39 बी एंड 39 सी डीपीएसपी में ऐड कर दिया गया। जब ऐड किया तो वो वायलेट कर रहा था हमारा फंडामेंटल राइट की जो थे फंडामेंटल राइट के जो थे आर्टिकल 19F एंड आर्टिकल 31, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। तब आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट के अंदर ही था ना, तो ये दोनों राइट को वो हनन कर रहे थे डीपीएसपी।
तो इसी वजह से एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये 31B 31C ये पे इसमें ऐड कर दिया गया था वहाँ पे अमेंडमेंट करके, और 9 शेड्यूल तभी अमेंडमेंट करके ऐड करी गई थी, जहाँ पे ये कहा गया था पार्लियामेंट की तरफ से कि कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में इंक्लूड हो जाती है तब उसको जुडिशियल रिव्यूज़ में नहीं डाल सकते आप। ठीक है, और अगर ये 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू आप नहीं डालोगे तो ऐसे कैसे होगा? तो इसका मतलब आप कुछ भी बना लो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये बोलूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ ये मतलब ये फाइनल है, आपको यही पढ़ना है और यही सच है। आपको कोई भी बुक आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते, तो क्या आप मानोगे इस बात को? ये तो गलत हुआ ना। बुक में कुछ और लिखा होगा, आपने कुछ और पढ़ाया होगा, हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे आप सही पढ़ा रहे हो कि नहीं? इसी वजह से तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी तो आपकी मनमानी तो हमेशा चलती रहेगी। तो इसमें डेमोक्रेसी की क्या बात हो गई, रिपब्लिकन की क्या बात हो गई? तो डेमोक्रेसी की कुछ कंसेप्ट ही नहीं रही ना इसका मतलब। ठीक है, तो इसी वजह से जुडिशियल रिव्यू को उठाने मतलब उस चीज़ों को रिपील करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आई, यहाँ पे उभर कर आई, इमरजेंस हुई बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, तो किस केस में किस तरह से चेंजेस हुआ, धीरे धीरे कौन कौन सी केसेस आने के बाद हमें पता चला नहीं ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, सोसाइटी में ये चीज़ें ऐड होगी तो और ही डेवलपमेंट हो सकेगी, पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें के साथ छिड़खानी कर रही है तो इसको चेंज करना होगा। तो आगे चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ें बनकर आई। अच्छा, तो फिर हम अब ये देखेंगे कि केसेस कैसे उभर कर आई हमारी बेसिक स्ट्रक्चर। तो पहली जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1950 में। तो उसके बाद जब फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में एक शंकरी प्रसाद केस आई। शंकरी प्रसाद सॉरी यहाँ पे नहीं, शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ, वहाँ पे फंडामेंटल राइट जो हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया था उसको अमेंडमेंट करना है या फिर नहीं करना है अंडर आर्टिकल 368, इसके ऊपर क्वेश्चन उठा। देखिए आर्टिकल 368 क्या है, हमने जो पिछले पढ़ा है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अमेंडमेंट होती है। आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी होता है, सिंपल मेजोरिटी होता है और कंसेंट ऑफ द स्टेट्स होता है। इस तरह से आर्टिकल 368 के तहत स्टेट को ये पावर दिया जाता है, गवर्नमेंट को ये पार्लियामेंट को ये पावर दिया जाता है कि वो कोई भी लॉज को अमेंड कर सकती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, कोई भी आर्बिटरी पावर, एक बहुत ही आर्बिटरी पावर दिया गया है पार्लियामेंट को अंडर 368, जिसके तहत कोई भी कुछ भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। लेकिन ये तो वायोलेट कर रही है ना आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 क्या कहता है, हमने जब पढ़ा था फंडामेंटल राइट जो कि है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल 12 में तो स्टेट की डेफिनेशन थी और उसके बाद याद कीजिए आर्टिकल 13 हमने क्या पढ़ा था 1 मिनट हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि कोई भी अगर लॉज जो कि फंडामेंटल राइट को हनन करती है उसको वॉइड करार दिया जाएगा, मतलब वो वैलिड नहीं होगा, उसको वॉइड कर दिया जाएगा। तो अगर 368 में पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को कभी भी अमेंड कर सकती है, तो फिर आर्टिकल 13 का तो वो वायलेशन हो रही है। तो इन दोनों के बीच एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था ना, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बीच क्या कन्फ्लिक्ट हो रही है। फिर आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 ये भी एक प्रॉब्लम हो रही। तो इसी वजह से फंडामेंटल राइट के जो कन्फ्लिक्ट हो रही है इसके ऊपर जब क्वेश्चन आया, और एक बात आई थी वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट दैट कर्टल द राइट टू प्रॉपर्टी। तभी जब हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया गया था आर्टिकल 31 के तहत। लेकिन तभी एक लैंड रिफॉर्म्स जब मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल 39B एंड 39C के तहत ये चीज़ें हो रही थी कि हमें जो वेल्थ है, वेल्थ को कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के अंदर। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, जब
लैंड की रिफॉर्मेशन आएगी। हमारे जो जितने सारे लैंड है वो जमींदारी सिस्टम को अगर हम अबोलिश कर पाए या फिर एक जगह पे जो लैंड है जो रिच पर्सन होते थे उनको लैंड लेकर अगर हम फार्मर्स को दें, जो मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनको अगर दें लैंड रिफॉर्म्स करके तो ही तो कुछ बन सकता है ना। अगर लैंड नहीं होगा तो लोग कहाँ पे फार्मिंग करेंगे, कहाँ पे खाएंगे पिएंगे और कहाँ से सोशल डेवलपमेंट हो पाएगी। तो लैंड रिफॉर्म्स जो हुआ ना वो फंडामेंटल राइट से उसको निकालना ज़रूरी था। तो इसी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि पार्लियामेंट उस केस में, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। ऑल्सो लॉज अंडर आर्टिकल 13 आर ऑर्डिनरी लॉज। जो भी लॉज अंडर आर्टिकल 13 बनेंगे वो ऑर्डिनरी लॉज होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ लॉज सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चाहिए जो कि फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है, तो उस तरह की कुछ लॉज को पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो आर्टिकल 368 के अंडर अमेंड कर सकती है। तो हेंस कैन बी टेकन अवे बाय पार्लियामेंट बाय अमेंडमेंट। ठीक है, ये एक रूल बन गया। फिर क्या हुआ, गोलोकनाथ केस आई 1967, जो कि ये कहा, केस क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ पुटिंग सम स्टेट लॉज अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट। 9 शेड्यूल में क्या हुआ, जब 1967 में गोलोकनाथ केस आया तो जो गोलोकनाथ वर्सेस पंजाब केस आया था 1967 में, वहाँ पे अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया, पुटिंग सम स्टेट लॉज अंडर शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में क्या हुआ था, सब मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि शेड्यूल 9 में जो भी लॉज शेड्यूल 9 के अंदर आ जाता है उसमें जुडिशियली रिव्यू नहीं हो पाता। मतलब जो अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पे पार्लियामेंट ने ये कहा था कि जो भी लॉज शेड्यूल 9 के अंदर आ जाएगा तो उसको जुडिशियल रिव्यू हम नहीं करने देंगे। ठीक है, वो जुडिशियली के पास कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर नहीं होगी कि वो जुडिशियल रिव्यू कर पाए। तो ये तो एक गलत चीज़ें थी, तो उसको लेकर क्वेश्चन उठा कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट के पास क्या ये इतना आर्बिट्ररी पावर है कि वो कुछ भी लाकर शेड्यूल 9 के अंदर भर दे और उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते हम। तो ये 7 नहीं, ये 17 अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, भूल से लिख गया। तो एनी लॉ पुट अंडर शेड्यूल 9 इज नॉट अवेलेबल फॉर जुडिशियल रॉस, ये मैंने आपको बताया। तो उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो उन्होंने ये कहा, जो डिसीजन हमने शंकरी प्रसाद केस में दिया था वो रॉन्ग है and fundamental rights have an important position in the constitution and hence cannot be amended under article 368। शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 368 के अंडर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा और 13 के अंदर वो लॉ के अंडर में, ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में आएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे उलट गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसे पलटवार किया कि नहीं, हमने जो डिसीजन दिया था वो रॉन्ग है, इसको नहीं कर सकते, आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट इसको नहीं कर सकते अमेंडमेंट। लेकिन देखिए, हर एक केसेस में किस तरह से दो पावर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहती है, हमेशा पावर के बीच ही कॉन्फ्लिक्ट रहती है। जैसे कि यहाँ पे हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट के बीच एक टसल रहती है। फिर पार्लियामेंट ने अपने पावर जैसे कम हो गई, वो उसको तो मतलब क्या वो सह नहीं पाया, तो उन्होंने 24th अमेंडमेंट कर दिया 1971 में। तो अमेंडमेंट करके ये कहा, आर्टिकल 13 एंड 30 मतलब आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है और जो भी लॉज बनाएंगी वो उसको आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के हिसाब से कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई गोलोकनाथ केसेस में। नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस बन के आई थी जो था केशवानंद भारती केस। आप लोगों को याद है, ये एक इकलौता केस है जो कि हर एक जगह पे डिस्कस होती है, क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क केस है जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब हुआ था, और गोलोकनाथ केस में पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात की, वहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर कहा कि ठीक है, आप पार्लियामेंट के पास ये पावर रहती है कि वो फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर सकती है, मतलब अमेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन
हमने और एक चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर। पहली बार यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया और इसी जजमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हम पार्लियामेंट को ये पावर तो दे देते हैं कि आर्टिकल 368 के अंदर वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता होगा, उस तरह की चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। तो ये तो कह दिया, लेकिन देखिए कितने चालाकी से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर को बचाते हुए ये कहा कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशन नहीं था, बेसिक स्ट्रक्चर क्या-क्या होनी चाहिए, कुछ ऐसा इस तरह के अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है? इसी केसेस के साथ धीरे-धीरे करके ऐड होते गए हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स। आज तक जो है 20 बेसिक स्ट्रक्चर ऐड हुए हैं अभी तक, तो इसी जजमेंट के साथ बेसिक स्ट्रक्चर ऐड होते गए हैं। तो इसके साथ ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐड हुए हैं, एसोसिएट हुए हैं, उस तरह की कुछ फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट इसको डिफेंस करते हुए ये कहा, उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी 1976 में, क्योंकि तब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी और वो गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो पावर अपने हाथों में हर एक तरह की पावर लेना चाहती थी। तो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी और उन्होंने ये कहा, देयर इज नो लिमिट टू द पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 368 टू द पार्लियामेंट। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट मतलब अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है? एंड एनी चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय 368, मतलब 368 के अंदर अगर हमने कुछ चेंजेस कर दिया, आपने पता होगा जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, कंसेंट ऑफ स्टेट्स, इसके साथ जो आर्टिकल 368 में कुछ भी चेंजेस हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप जुडिशियल रिव्यूज नहीं कर सकते, आप कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये बात 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने कह दिया। उसके बाद आया मिनर्वा मिल केस जो कि 1980 में आया। दो प्रोविजंस दैट वर लेड डाउन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 वर डिक्लेयर इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस 1980 सुप्रीम कोर्ट केस। तो मिनर्वा मिल केस एक ऐसा केस थे जो कि ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो भी अमेंडमेंट हुआ था उसको इनवैलिड करारा दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप कुछ भी करो और उसमें कोई भी आपके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होगा आपको रिव्यूज़ करना, ये एक गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या होता है? फिर नेक्स्ट जो केस आया था वो था ओमन राव केस जो कि 1981 में आया था। इसमें भी सेम बात कहा गया कि अप्रैल 24 1973 में जो लैंडमार्क जजमेंट बनकर आई केशवानंद भारती केस, उस डेट के बाद जो भी अमेंडमेंट करेगी पार्लियामेंट इस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए करेगी, कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज ना हो उसी हिसाब से उसको अमेंडमेंट करनी होगी, ठीक है? ये बात बोला गया। फिर आयर कोयलो केस, इसको वर्सेस तमिलनाडु केस था, 2007 में आया था ये केस और इसको अलग नेम उसका है जिसको बोलते हैं नाइन्थ शेड्यूल केस, क्योंकि यहाँ पे जो नाइन्थ शेड्यूल के बारे में हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि कुछ भी लॉ इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तो जुडिशियल रिव्यू हम नहीं कर सकते। इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया गया और आर्टिकल 31B को एक्सटेंसिवली इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया कि किस तरह से हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी में जो ऐड किया गया था वो किस तरह से ये इम्यूनिटी देता है। और ये बात भी इसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा अहमियत दिया जाए, कुछ भी इसको राइट टेस्ट करके ज़्यादा अहमियत दिया जाए, फंडामेंटल राइट जैसे हनन ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है, रिअफर्म्स करता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मेड अनकंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इनटू कंट्रोल्ड वन। जो केशवानंद भारती केस से पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास अनकंट्रोल्ड पावर थी, आर्बिटरी पावर थी, वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, कुछ भी फंडामेंटल राइट हनन कर मतलब वायलेट कर सकती है। बट केशवानंद भारती केस के बाद पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर दिया गया कि आप फंडामेंटल राइट हनन नहीं कर सकते, जो भी करेंगे वो ध्यान में रखते हुए करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं आए। तो इसी तरह से
ये सारी चीज़ें बनकर आई। नेक्स्ट चलिए जानते हैं द एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या चीज़ें ऐड हुए हैं, क्या-क्या फीचर्स है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को, जिसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कुछ क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। कुछ क्लैरिफाई अभी तक नहीं दिया गया है, सिर्फ ऐड होते गए हैं कुछ एलिमेंट्स, जिसको हमें लगता है सबको इंक्लूड करके हम ये सोचते हैं कि ये उसकी इस ये अगर प्रेजेंट हो तो इसको बेसिक एलिमेंट्स बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखते हैं क्या बेसिक एलिमेंट। देखिए, यहाँ पे मैं टेबल फॉर्मेट में बना दी हूँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, और कौन सी केसेस में क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऐड हुए हैं, कौन सी एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, वो ईयर के साथ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। आप इसको चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो और याद रख सकते हो। इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि केशवानंद भारती केस में ऐड हुआ था, और इसको फंडामेंटल राइट केस भी बोलते हैं, केशवानंद भारती केस को। सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, ये हुआ था केशवानंद भारती केस। इंदिरा नेहरू गांधी केस, इंदिरा नेहरू गांधी केस को भी इलेक्शन केस बोलते हैं। कियोटो होलन केस जिसको डिफेक्शन केस बोलते हैं। एसआर बोमई केस, कुलदीप नायर केस, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड हुआ था। इस केसेस में इसको जजमेंट करके इस चीज़ों को कंफर्मेशन दिया गया था। देन सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जो कि डीपीएसपी में भी था, ठीक है, सेपरेट होना चाहिए। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी प्रेम्बल में है और बेसिक स्ट्रक्चर में भी है। वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, फिर जुडिशली रिव्यू होनी चाहिए, ये है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, सबको इक्वली देखा जाएगा, इस तरह की। फिर ये आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये हमारी भी एक बहुत ही, याद रखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, एमसीक्यूज में आ सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंट रहना, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मिनर्वा मिल केस में आया था 1908 में। देन इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड केसेस में आया था। प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, जो कि आयर कोयला केसेस में कहा गया है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142, ये सब पावर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और हाई कोर्ट के अंदर जो पावर होता है वो होता है आर्टिकल 226 एंड 227। इस बारे में आर्टिकल 32 के बारे में तो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बात करते हैं, बहुत ही डिटेल्स में मैंने आपको पढ़ाया है। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी के वहाँ पे देख सकते हैं। और आर्टिकल 136, 141, 142 के बारे में, और हाई कोर्ट के जो पावर है आर्टिकल 226, 227 के बारे में हम और कभी जब आएगा पारी तो बहुत ही डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ये सब आया था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की एलिमेंट्स। तो अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये रहना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये प्रमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले उनके जो आइडियाज थी, वो आइडिया को ये प्रिजर्व करता है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है, हमारे जो बेसिक आइडिया के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको प्रिजर्व करता है। हमारे फाउंडिंग फादर्स के आइडियोलॉजी को ये प्रिजर्व करता है। ये पहली पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हो गया मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम पार्लियामेंट को सब आर्बिटरी पावर दे देते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को तो पता है, जब कोई रूलिंग पार्टी आ जाता है, मतलब मेजोरिटी के साथ जीत के आ जाता है, तो वो बहुत सारी बातें तो करते हैं, लेकिन एक बार आ जाते हैं पावर में तो अपने पावर की गलत इस्तेमाल भी करने लगते हैं। तो 5 साल तक कोई कहने वाला नहीं होता उनको। तो कोई तो सुप्रीम अथॉरिटी होना चाहिए जो उनकी पावर को लिमिट करे। तो इसीलिए सुप्रीमेसी होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सब चीज़ों को एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दैट हैज़ प्रिवेंटेड इस डिस्ट्रक्शन बाय ए टेम्पररी मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, ठीक है, जो भी बात मैं बोल रही थी, इसके लिए सुप्रीमेसी होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारे माने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन
एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ये सब अलग अलग तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता रही थी, एक जो कौन सी वीडियो थी वहाँ पे डीपीएसपी में ऐसा था कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए आर्टिकल्स में। तो ये क्यों चाहिए? क्योंकि अगर एक रूलिंग पार्टी होगा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के काम में दखल अंदाजी करेगा, अगर उसकी जज को अपॉइंटमेंट करने में उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हायर अथॉरिटी रहेगा उसके पास कोई ऑटोनॉमी ही नहीं रहेगी। वो चाहेगा कि वो पार्लियामेंट की जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट भूल भी करता होगा तो उसको वो सपोर्ट करने के लिए बहुत मजबूर हो जाएगा। उसी उसी इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है, और पर्टिकुलरली जुडिशियरी को, क्योंकि ये ही तो एक इकलौता डिपार्टमेंट है, मतलब इकलौता कॉन्स्टिट्यूशन, एक इकलौता ऐसी चीज़ है जो कि ये देख सकता है कि जो भी चीज़ हो रहा है वो सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। ठीक है? इसी वजह से इसलिए ग्रैनवेल ऑस्टिन ने ये आर्गू किया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ए बैलेंस हैज बीन रीच्ड बिटवीन रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द सीमलेस वेव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया की जो सीमलेस वेव है, मतलब एक वेव के तरह, जो हमारी एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स पीपल है, तो उसके अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर एक मतलब बैलेंस क्रिएट कर रही है पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेक्ट करे सिटीजन की राइट्स को, सिटीजन को क्या सही है सिटीजन को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है? फिर ये कहता है प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग बॉडी है। जो जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी तरह से ग्रो कर रहा है, और ये होना भी चाहिए। टाइम टू टाइम हमारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, हमारे नीड, हमारे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है। तो इसी तरह से जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तब हमारे रिक्वायरमेंट कुछ अलग थे, लेकिन आज इतने सालों के बाद हमारे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए हैं। तो इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी टाइम टू टाइम चेंज होना ज़रूरी है, अमेंडमेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होता है सिग्निफिकेंस में। फिर हम देखेंगे कि क्रिटिसिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर, क्या क्रिटिसिज्म, हर एक चीज़ की क्रिटिसिज्म भी उभर कर आती है, तो इसका क्या हो सकता है? इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है? तो ये कहता है तब तक ये सेपरेशन पावर काम करती है जब तक कि कोई भी अपने मतलब गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटी है, जुडिशरी की कुछ ड्यूटी है, लेजिस्लेटिव की कुछ ड्यूटी है। अगर सब अपने अपने ड्यूटीज ठीक से निभाए तो ही ठीक है। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव जुडिशरी के काम पे दखल अंदाजी करने लगे, और पार्लियामेंटरी जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें ना बहुत मुश्किल क्रिएट कर देगी। और कभी कई बार ऐसा भी होता है, गवर्नमेंट ट्राई करती है जुडिशरी के अंदर घुसने के लिए, लेजिस्लेटिव के अंदर घुसने के लिए, मतलब जुडिशरी ट्राई करती है कभी कभी लेजिस्लेटिव के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह की चीज़ें होते रहते हैं कभी कभी। तो ये क्या हो गया, ए कोर्ट में हैव पावर टू रिव्यू बट नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब ये कहते हैं कि जो ऑथर होते हैं, क्रिटिसिज्म होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के पास ये पावर होना चाहिए कि वो रिव्यू कर सके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रीराइट करने की, मतलब उसको सही करने की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। उनके पास रिव्यू करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या गलत है इसमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है? फिर वैग्यूनेस एंड एलुसिवनेस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डेफिनाइट मतलब कुछ क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डुअल मीनिंग क्रिएट कर देती है। ठीक है? इस तरह की बात कहा गया है। फिर ट्रांसलेट्स जुडिशियरी इनटू थर्ड डिसिसिव चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। क्रिटिसिज्म ये कह रहे हैं यहाँ पे कि बेसिक स्ट्रक्चर को इन्वोक करके जुडिशरी ने क्या किया, हमारे जो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये दोनों मेंबर्स के मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी कई बार होता है, सिंपल मेजोरिटी होते हैं, या फिर कंसेंट ऑफ स्टेट्स होते हैं, ये सब मेजोरिटी के साथ कुछ अमेंडमेंट्स बनकर आते हैं। लेकिन जब जुडिशियरी यहाँ पे इन्वोक करती है बेसिक स्ट्रक्चर की कि ये चीज़ों के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते,
तो जुडिशरी को कहीं न कहीं यहाँ पे क्रिटिसिज़्म करके ये कहा गया है, ये थर्ड हाउस की तरह काम करता है पार्लियामेंट में, जो कि पार्लियामेंट के काम में टांग लड़ाता है। ठीक है? लेकिन आप ये सोचिए कि जुडिशियली रिव्यू होना बहुत ज़रूरी होता है, हो गया है। ठीक है? फिर ये कहता है जुडिशियल ओवररीच। रिसेंटली द डॉक्ट्राइन हैज़ बीन इन्वोक्ड इन केस रिगार्डेड एज़ एग्जांपल ऑफ जुडिशियल ओवररीच। ठीक है? देखिए जैसे कि एक एग्जांपल ने ऑथर ने बताया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 में एक आया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस डॉक्ट्राइन को रिलाय करके डॉक्ट्राइन के बेस पर इस जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को नॉल एंड वॉइड करारा कर दिया गया। तो कहीं न कहीं इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। ठीक है? इस बेसिक स्ट्रक्चर को पकड़ के जुडिशियरी में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के क्रिटिसिज्म के पॉइंट के हिसाब से आ रहा है। तो इसके साथ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आज खत्म हो गया। तो मुझे लगता है बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ मैं आपके पास पहुँच पाई हूँ और आपको समझा पाई हूँ। अगर कुछ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सबको रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं इस तरह की वीडियो लेके आ पाऊँगी, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा काम करने के लिए। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार इस तरह की वीडियो सबको रिसोर्सेज़ को मिलाकर यहाँ पे एक कम्प्रिहेंसिव वे में पीपीटी बनाओ, उसको रिकॉर्डिंग करो और आपको समझाओ तो बहुत ही मेहनत लगती है। तो काइंडली समझो यार और सब्सक्राइब करो और लाइक भी करना मत भूलिएगा, कमेंट भी करिएगा कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो और अगर कुछ डेवलप होना चाहते हो आप लोग तो ये भी बता सकते हो। तो इसके साथ आज कंप्लीट करते हैं हमारा ये टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।